और सर ने जैसा बोला कि पढ़ाई का मूल मंत्र क्या है ना, कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे अपना एम हासिल किया जाए। तो सिंपल है, मेहनत तो जरूरी है। जो भी आपका एग्जाम है आपको उसका सिलेबस देखना होगा, जो जो चीज़ें आती हैं उसमें जैसा पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। जैसे मेरे एग्जाम है इसमें दो पेपर होते हैं मेनली, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं। मेनली क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज के 100 अराउंड, और 20-25 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं मैथ एंड रीजनिंग के। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है यहाँ 0.66 मार्क्स की। पेपर 1 के अलावा पेपर 2 होता है जो कि रिटन पार्ट होता है, जहाँ हमको ऐसे लिखने पड़ते हैं, 4 ऐसे, 2 आर्गुमेंट, 2 रिपोर्ट, ग्रामर होती है। इसके अलावा पैसिव राइटिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग होती है। और अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, इसके बाद भी आपको कंबाइंड कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है रिटन के लिए, एग्जाम के लिए। मेनली पेपर 1 जो कि 250 मार्क्स का है और पेपर 2 200 मार्क्स का है, तो कंबाइंड हो गया 450। इसमें से भी आपको इसका कट ऑफ पहले क्लियर करना पड़ेगा जब आपको मेडिकल या फिजिकल का कॉल आता है इस एग्जाम में। ओके, और फिजिकल में इसका थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। क्लास 1 की जॉब है सर, इसका ऐसा मतलब क्लास 1 में इतना फिजिकल वैसे एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन इसमें होता है सर। यहाँ 100 मीटर करनी होती है आपको 16 सेकंड में, 800 मीटर होती है, लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है। इसके अलावा इसका मेडिकल भी हार्ड होता है, 2 दिन मेडिकल चलता है, हर चीज़ चेक करेंगे आपकी बॉडी में वो। और ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सबसे प्यारी चीज़ इस एग्जाम की इंटरव्यू ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको वहाँ जाने का मौका मिलता है जहाँ से सारे क्लासरूम ऑफिसर्स निकल कर आते हैं, बनकर आते हैं यूपीएससी भवन। वही सेम बोर्ड, वही मेंबर्स, वही चेयरमैन सर, मनोज सोनी सर जो यूपीएससी के हैं, वही आपके इंटरव्यू लेंगे और वो मार्क्स देंगे। उसके बाद मेरिट बनेगी कंबाइंड, और अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो आप एसी बन गए, मतलब डीएसपी बन गए गृह मंत्रालय में, क्लास 1 सर्विस। ओके, तो ये रही इस एग्जाम की बात। और अगर हम आप लोगों के एग्जाम की बात करें, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की। एसएससी में कौन सा एग्जाम? सीएचएसएल। सारे सीएचएसएल के स्टूडेंट हैं यहाँ पर? पीछे यूपीएससी वाले। पीछे यूपीएससी वाले हो? ठीक है, तो मेरे हिसाब से एसएससी और यूपीएससी में जीएस तो सेम रहता है। अगर हम यूपीएससी वाले अगर लोग जीएस कवर करते हैं तो एसएससी का भी एग्जाम निकाल लेते हैं। लेकिन आप लोगों को यूपीएससी वालों आप लोगों को मैथ भी अच्छी करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। ओके, इसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के भी आते हैं। और आजकल हम ऐसा कॉम्पिटिशन इतना हाई लेवल पर है कि अकेले हम यूपीएससी के एग्जाम पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो मेरा सजेशन सभी को ये रहता है कि आप 1-2 एग्जाम और देख लो जहाँ आपका सिलेबस मैच करे, 70-80% सिलेबस मैच करे, उस एग्जाम को भी आप दो। ओके, और हर एक एग्जाम में पैटर्न चाहे अलग हो, सिलेबस अलग हो, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहती है कि आपको मेहनत करनी है ना। बिना मेहनत के तो आजकल चीज़ें होती नहीं है। और कहीं कहीं मैं देखता हूँ एसएससी में जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ। तो किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, किसी की मैथ अच्छी नहीं होती, तो ना लोग चले जाते हैं एग्जाम देने, लेकिन कुछ मार्क्स से रह भी जाते हैं फिर। तो मेरा कहना यही है कि आप कोई भी अपनी वीकनेस ना छोड़ें। जैसे किसी भी पर्सन की वीकनेस होनी नहीं चाहिए, है भी तो छुपी रहनी चाहिए। तो यहाँ भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट अभी वीक है, चाहे वो यूपीएससी वाले आप लोग सुन रहे हो या एसएससी वाले, चाहे आपकी इंग्लिश वीक है या मैथ वीक है, आप उसको बेस्ट कीजिए, है ना। क्योंकि अगर 1 मार्क्स से आप रह जाओगे मेरिट में से तो बहुत होगा, क्योंकि 1 साल आपको फिर उसी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और 1 साल लाइफ का आई थिंक बहुत मायने रखता है आज के टाइम में ना। तो ये कुछ गलतियाँ जो मैंने की थी शुरू में, वो उसका बता रहा हूँ कि मैंने कुछ सब्जेक्ट वीक छोड़ दिए थे अपने। जैसे इकोनॉमी मैंने हाथ ही नहीं लगाया था, उससे मुझे लगता था कि जरूरत ही नहीं है, मतलब बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके काम चल जाएगा मेरा। या फिर मैथ मुझे जरूरत ही नहीं प्रैक्टिस करने की, बिना मैथ के भी काम चल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 2 बार मेरिट आउट, 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू देके आया पहले मैं, दोनों बार मेरिट आउट। ओके, तो ये मेरी वीकनेस, मेरी गलती थी जिसने 2 साल मैंने बर्बाद किए। लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, सारे सब्जेक्ट बेस्ट करके क्या अपना। और इवन एनसीईआरटीज 9 से लेके 12 तक की मेन एनसीईआरटीज और साइंस की 10 तक की एनसीईआरटीज, ये सारी मैं कवर करके गया था इस बार। तो स्कोर मेरा काफ़ी अच्छा था। जैसा कि सर ने बताया मेरा स्कोर अच्छा आया। मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है इस एग्जाम में, लोहिया है, एक दोस्त है मेरा, राजन लोहिया, तो उसके पहले पेपर में ऑब्जेक्टिव के मार्क्स एक्चुअली ऐड होते हैं मेरिट में, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में उसके 173 मार्क्स हैं और मेरे 174 मार्क्स हैं उसी पेपर में, समझ रहे हो। उससे भी 1 नंबर ज़्यादा है मेरा, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से अगर वो मुझे इंटरव्यू में और भी कम मार्क्स देते ना 5 नंबर तो भी मेरा हो जाता। मुझे इंटरव्यू में इतना रिलैक्स होकर गया था मैं, कोई बात नहीं चलो मैं दे आता हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आपने रिटर्न में अच्छा किया हो ना तो मेरा कहना यही है, रिटर्न में कोई कमी मत छोड़ो, अपना बेस्ट दो। ये ऐसी चीज़ है जहाँ हमारी हार्ड वर्क थोड़ा चल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू ऐसी चीज़ किस्मत वाली चीज़ है ना, वो किस्मत वाली चीज़ हो जाती है कि हमें हमारा दिन कैसा है, हमारा टाइम कैसा है, मूड कैसा है और सामने वाला पर्सन कैसा है और उसका मूड कैसा है, समझ लो। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आई थिंक यही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, पोजन तरीके से, कोई वीकनेस ना छोड़ें। और एक और चीज़, ये एग्जाम्पल जान लिया आपने कि मेरा ये कमांड में हो गया अपने कमांड में, लेकिन दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसके अलावा मैंने आज तक 20 रिटर्न फाइल किए हैं, 20 एग्जाम के रिटर्न क्वालिफाइड किया है मैंने। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेस में मेंस में बाहर हो गया या इंटरव्यू के बाद बाहर हो गया या फिजिकल मेडिकल में आउट हो गया, तो मैं कभी मेरिट में आ नहीं पाया था। लेकिन इस बार आ गया 4 साल में, ये फाइनली मेरा नाम आ गया। और तालियां हो जाएं बेटा। अगर एग्जाम की बात करूँ तो मैं छोटे से लेके चलूँगा बड़े तक, ठीक है। SSC MTS क्वालिफाई किया है मैंने अच्छे स्कोर के साथ। SSC CPO दिल्ली SI 2 बार क्वालिफाई किया, लेकिन फिजिकल दोनों बार आउट 1600 मीटर। CDS मैंने 6 बार क्वालिफाई किया है, 6 बार मैंने SSB दिए, 2 कॉन्फ्रेंस आउट, बाकी स्क्रीन आउट हुआ हूँ। FCAT 3 बार क्वालिफाई किया है मैंने रिटर्न, लेकिन AFSB 2 बार स्क्रीन आउट, 1 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। और एक असिस्टेंट मैनेजर का बैंक का भी था, सेंट्रल बैंक का, उसका मेरा इंटरव्यू क्रैश कर गया था एग्जाम डेट के साथ, CAPF के एग्जाम डेट के साथ, तो जा नहीं पाया था। और भी ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो क्वालिफाई किए, लेकिन फाइनली मुझे सफलता वहाँ नहीं मिली थी। तो इससे मैं ये समझाना चाहूँगा आपको कि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत है। अगर आपको 2-4 फेलियर का सामना करना भी पड़े तो हार नहीं माननी है, ठीक है, लगे रहना है। और अगर सच्ची मेहनत होगी, आप काबिल हो, अगर और काबिल में पता होगी कि हम काबिल हैं उसके कि नहीं, अगर आप काबिल हो तो आप कर जाओगे, ठीक है। तो हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। लेकिन जिद पूरी है, और यदि आपकी जिद उस कदर है कि आपको सफलता अर्जित करनी है, तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको सिलेक्शन को रोक पाए। बस वो है कि आपको डेडिकेशन होना चाहिए और ऐसे लोगों से आपको सीखना है। जैसे उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से बताया कि मैंने स्टार्टिंग में क्या इनकी गलतियां की, वो आपको नहीं दोहरानी है। जैसे आपको लगा कि भाई इकोनॉमिक्स तो पढ़े बिना भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। तो ये आपको इन्हीं चीजों से सीखना है। जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो बताते हैं कि किस तरह से सक्सेस दी जा सकती है। आपको हर सब्जेक्ट का अच्छी तरीके से स्टडी करनी है, लेकिन हाँ ये देखना है कि किस एग्जाम में कितना वेटेज मिलता है। और रिटन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं, कि वो सब आपके हाथ में है। जितनी अच्छी स्टडी करोगे उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं है। जैसा अभी तरुण ने बताया ना कि आपका जो इंटरव्यू था वो इस एनवायरनमेंट में हुआ कि वहां पर यानी कि मार्क्स कम मिल रहा, लेकिन रिटन में इतने ज्यादा मार्क्स थे कि सिलेक्शन तो 100% होने का। तो वही होना चाहिए कि आपकी डिपेंडेंसी इंटरव्यू में नहीं होना चाहिए। आपको इतने मार्क्स लेकर के आना है रिटन में कि वो इंटरव्यू में आपको मिनिमम मार्क्स भी दे दे तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज से और अभी से आप इनके बिल्कुल रात में नहीं कर दीजिएगा। और ये बात भी सही है कि आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल दें, क्योंकि आप में कमी नहीं है। क्योंकि क्या है कि पोस्ट कम रहती है, लोग ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन बहुत हाई होता है। तो जब आपका कंपटीशन लेवल अप हो जाएगा फिर आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक जगह नहीं, कई जगह होगा। अब जैसे आपका सिलेक्शन MTS में भी हुआ, CPO में भी हुआ, CDS में देखिए कितना देखिए आपने SSB दिए। लेकिन इन चीजों से क्या हुआ, आपकी नॉलेज में इजाफा होता चला गया, आपकी नॉलेज बढ़ती गई, एक्सपीरियंस बढ़ता गया। हताश तो नहीं हुए ना भाई, हार जाओगे, असफल हो जाओगे तो असफल नहीं हुए आपका तजुर्बा बढ़ गया और सक्सेस हो गए तो फिर आपका जीवन सफल हो गया। दोनों चीजें आपको अपनी जो फेल्यूर है या आपका जो किसी भी एग्जाम में असफल हो जाते हैं तो उसको भी आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि उससे आपका क्या हुआ, एक्सपीरियंस बढ़ गया। उस एक्सपीरियंस को अगले उसमें आपको यूज करना है। तो बहुत शॉर्ट
मेरे नोटिस पर आप यहाँ उपस्थित हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए, किसी दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, आपको उसमें बुलाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है ऐसी सक्सेस से आप मिल के जा रहे हैं कि आपका मोटिवेशन काफ़ी अप हुआ होगा। और मुझे लगता है कि आज से जो तैयारी में थोड़ी सी डीप चल रही होगी ना, वो भी आप एकदम से चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे आप। और अगली बार यहाँ पर खड़े होकर के आप इनकी और मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं बुजुर्गों के साथ बहुत बहुत